हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम पर। तो आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पेन और कॉपी खोल के बैठे होंगे आज के टॉपिक को क्लास को करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने स्टूडेंट में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि सारे स्टूडेंट इस क्लास के माध्यम से जुड़ सके। ठीक है, कल की क्लासेस में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से शुरुआत की थी, जिसमें आपके सबसे पहले देखा था कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसके क्या रीजन्स रहे थे आपके। इसमें आपके 3 चरणों में डिवाइड हुए थे, जिसमें आपके उग्रवाद हुए, उदारवादी हुए, गांधी युग को हमने देखा। गांधी युग के बाद में जब आपकी प्रथम आपकी कलकत्ता जो आपका जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो आप सभी को पता है कि आपकी 1885 में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक जो थे वो आपके एओ ह्यूम थे, जो आपके डेरिजियो के सुझाव पर इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, लेकिन इसके जो आपके अध्यक्ष बनाए थे वो आपके विमोच चंद्र बनर्जी थे, और ये बैठक आपकी पुणे में होनी थी, लेकिन आपकी प्लेग बीमारी की वजह से बम्बई में स्थानांतरित कर ली जाती है। ठीक है, और उसके बाद में हमने बंगाल विभाजन को देखा था, और एक कल की टॉपिक को हमने यहाँ तक कवर किया था। ठीक है, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो है आपकी कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में होता है। ठीक है, तो आज से इस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सभी लोग टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले है आपके कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था? आपके 1906 में ये अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में आपके नरमपति और गर्मपतियों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद उत्पन्न होने का रीजन रहता है आपके अध्यक्ष के पद को लेके। ठीक है, कलकत्ता का जब आपका अधिवेशन हो रहा था 1906 में, तो उस पद के लिए यानी कि उसका अध्यक्ष कौन नियुक्त होगा, और इस बात को लेके उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में दोनों में ही विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अंतिम में ये होता है कि आपके जो दादा भाई नेहरू जी है, ठीक है, इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने आपके स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पेश किए थे। ठीक है ना, कौन कौन से स्वीकार किए थे? उग्रवादी नेता, ठीक है, जिसमें आपको लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये सारे आपके थे, जिसमें इन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से लेकर संबंधित इन्होंने सुझाव जो थे, प्रस्ताव जो थे, वो आपके स्वीकार किए गए। 1906 में ही पहली बार दादा भाई नेहरू जी ने अध्यक्ष के पद पर रहते हुए स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उल्लेख जो है वो कब मिलता है? तो वो है आपका दादा भाई नेहरू जी के द्वारा इस वर्ड का यूज किया जाता है कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में ही कर लिया गया था। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। उसके बाद में आपके मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन के बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपकी 1906 में। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो इसमें आपके हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक फूट डालने के लिए आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसके बाद में आपके मुस्लिम लीग की यहाँ पे स्थापना होती है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक जो प्रतिनिधि मंडल था, वो प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन के लिए यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए आगा खां के नेतृत्व में एक विशेष मुसलमानों की मांग लेके इस आपके प्रस्ताव को भेजा जाता है। ठीक है, ये आपका जो प्रस्ताव था वो 1909 का आपका एक्ट था। ठीक है, जो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में आया था, और उसी लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही आपके मुसलमानों के लिए अलग प्रस्ताव यानी कि अलग मतदान के लिए इनके अधिकारों को लेकर बातें मान ली गई थी। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। लॉर्ड मिंटो ने उनको कहा था कि उनके अधिकार और हितों की रक्षा की जाएगी भारत में। किसके लिए? जो मुसलमान के अधिकार होंगे, उनके हित को लेके, उनके धर्म को लेके रक्षा की जाएगी, क्योंकि आगा खां को इंग्लैंड भेजा गया था विशेष
ट्रूप से लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए, उस समय हमारे भारत के आपके सचिव थे, ठीक है। और आपके मिंटो जो आपके इसमें आपकी जो मुसलमानों को लेके उनके अलग प्रतिनिधित्व के लिए, यानी कि अलग से उनको आरक्षण दिया जाए, इससे संबंधित ये प्रस्ताव लेके गए थे। ढाका के नवाब थे सलीम मुल्ला। इनके नेतृत्व में 30 सितंबर 1906 को एक ढाका में बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें भारतीय मुस्लिम लीग की यहाँ पे स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 30 दिसंबर 1906 को यहाँ पे स्थापना हो जाती है, ठीक है। और इसके जो आपके अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो किसको बनाए गए थे, वो थे आपके बकार उल मुल्क मुत्ताक हुसैन, इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और संस्थापक थे आपके नवाब सलीम मुल्ला, ठीक है। ये आपके जो लॉर्ड मिंटो साहब है। उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, यानी कि मुस्लिम लीग ने अपने अलग से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की थी, इसका क्या रीजन था? तो उसका रीजन था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, और उसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में आपकी घृणा फैलाना। यानी कि जब आगा खां अलग प्रतिनिधित्व के लिए जब लॉर्ड मिंटो के पास में गए थे, तो लॉर्ड मिंटो ने उनका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और उनके स्वीकार करने का उद्देश्य, अंग्रेजों का उद्देश्य एक ही था कि अगर मुसलमानों की संख्या यहाँ पे कम थी, ठीक है, अगर मुसलमानों की संख्या मतलब मुसलमान अगर अंग्रेजों के साथ में मिल जाएंगे, उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा, तो एक तरीके से उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अलग से कमेटी बनी थी, संस्था बनी थी, उसके खिलाफ भड़काया जा सकता है। 1908 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की यहाँ पे मांग की जाती है, जिसकी पूर्ति 1909 में आपके लॉर्ड मिंटो सुधार, जो 1909 का एक्ट आया था, लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। और इस अधिनियम में इनको अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात की जाती है, ठीक है। और एक ये ऐसा एक एक्ट था, ठीक है, जिसमें आपके तो आज जो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, उसका रीजन अगर शुरुआत होती है तो वो था आपका 1919 का लॉर्ड मिंटो एक्ट, ठीक है। उसी मिंटो एक्ट में अंग्रेजों ने अलग से मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली की शुरुआत कर लेते हैं, और धीरे धीरे मुसलमान भाई, लेकिन मुसलमान लोग जो है वो अपने अलग से अधिकार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा सहायता से धीरे धीरे 14 अगस्त 1947 तक एक कहानी को 2 भागों में बांट के विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1908 में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। इसी अधिवेशन में 1908 में आगा खां को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, यानी कि मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो अलग से इनकी संस्था बन गई थी, ठीक है। अब सूरत का अधिवेशन होता है, जो आपका कब हुआ था, ये 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है, ठीक है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस के विभाजन का जो मुख्य कारण था, वो था आपके उग्रवादी नेता थे तिलक, ठीक है। तो इसमें उग्रवादी जो नेता थे वो तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी जो नेता थे वो अध्यक्ष जो है वो राज बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। तो दोनों को ही लेके यहाँ पे विभाजन हो जाता है अध्यक्ष को पद को लेके, ठीक है। अंतिम में आपके राज बिहारी घोष को यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया जाता है। सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे, मैंने कि ताप्ती की नदी के किनारे जो आपका किनारे सूरत बसा हुआ है, वहाँ पे 26 दिसंबर 1907 को ये अधिवेशन किया जाता है। और इसमें आपके अधिवेशन के तहत उग्रवादियों का 60 वर्ष तक कांग्रेस में प्रवेश पर क्या कर दी थी, रोक लगा दी गई थी, यानी कि उग्रवादी जो नेता है वो कांग्रेस की समिति जो बनी थी उससे 60 वर्ष तक पीछे रहे, अलग रहे। अब आता है आपके माल्ले मिंटो सुधार, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप स्टेट पीसीस के लेके, यूपीएससी से लेके या वनडे एग्जाम को लेके, ठीक है, क्योंकि यही एक आपका एक्ट था
जो मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के सचिव थे। ठीक है, लॉर्ड मार्ले, ठीक है, ये जो मार्ले थे वो भारत के सचिव थे, और मिंटो जो थे वो भारत में गवर्नर जनरल थे या वाइसराय थे आपके। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य थे उदारवादी नेताओं को आपका प्रसन्न करना, सांप्रदायिकता की भावना को सुदृढ़ करना, और उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी शक्तियों का क्या करना था? दमन करना था। क्योंकि उदारवादी जो नेता थे उनका रीजन हमेशा एक पाश्चात्य शिक्षा को लेकर भी रहा, उनको अहिंसा को लेकर रहा, यानी कि एक तरीके से अंग्रेजों के साथ में रहते हुए स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। लेकिन उग्रवादी नेता ने उनके खिलाफ जाके स्वतंत्रता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। इसलिए जब ये एक्ट लाया गया था तो उस एक्ट का सीधा उद्देश्य था, टारगेट था उग्रवादी नेता या जो भी क्रांतिकारी संगठन बने थे उनका दमन करना। अंग्रेजी की रणनीति थी ये। ठीक है, मुसलमानों हेतु सांप्रदायिक आधार पर अलग से निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो सुधार का ये क्या था? सबसे बुरा पक्ष था। ठीक है, यानी कि सबसे बुरा था, क्योंकि यही से आपके मुसलमानों के अलग निर्वाचन के बाद में चीज़ों में हिंदू या मुसलमान को लेके उनमें फूट चढ़ जाती है। इसलिए वाइसराय मिंटो ने लिखा था कि याद रखना कि अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम एक ऐसा घातक बीज बोने जा रहे हैं जिसकी फसल बड़ी ही कड़वी होगी। यानी कि जब मुसलमानों को अलग निर्वाचन पद दे दिया गया था या अलग निर्वाचन दे दिया था, आरक्षण दे दिया था, इसके बाद में चाहकर भी आप हिंदू या मुसलमान एक नहीं हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि हर कोई उसके बाद में अपने अधिकार को लेकर बात करेगा, क्योंकि हिंदू की संख्या ज़्यादा थी, मुसलमान की संख्या कम थी, तो इस वजह से जो सीटें विभाजित होती थी वो जनसंख्या के आधार पर की जाती थी, और वही आपकी सीटों पे आगे जाके दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, अब दिल्ली दरबार होता है 1911 में। ठीक है, तो दिल्ली दरबार क्यों किया गया था? इसका रीजन था कि इंग्लैंड के राजा थे वो आपके भारत आने वाले थे। ठीक है, उन्हीं की स्वागत में 1911 में आपकी दिल्ली में दरबार का आयोजन किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से उनके स्वागत में दरबार आयोजन लगाया जाता है। और इसी टाइम पे जो हमारी राजधानी कलकत्ता थी पहले, ठीक है, 1911 तक जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, और फिर 1911 के बाद में स्थानांतरित कर दी जाती है, और 1912 में राजधानी कलकत्ता से भारत आ जाती है, जो वर्तमान में हमारी राजधानी कौन सी है? आपकी दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली दरबार 1911 में होता है आपके 12 दिसंबर 1910 को जॉर्ज आपकी पंचम जो इंग्लैंड के सम्राट थे, ठीक है, वो आपकी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर आपके 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को यहाँ पे क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। तो आपका बंगाल विभाजन 1905 में होता है, और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया जाता है? 1911 में। दोनों ही डेट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेंगे आपके। साथ ही साथ कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बना दिया जाता है। तो यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलकाता से भारत स्थानांतरित की गई जो भारत की नई राजधानी दिल्ली थी वो कब की गई थी, यानी कि उसका वर्ष पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कलकत्ता से कब, तो 1911 में तो हुई थी, लेकिन आपकी राजधानी के रूप में जो प्रयुक्त हुई थी वो 1912 में। यानी कि यहाँ से आज से हम क्या मानेंगे? न्यू कैपिटल इंडिया की। ठीक है, क्या? न्यू कैपिटल फॉर इंडिया। ठीक है, इसी के साथ में आपके 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली की जगह भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ में अब आता है आपका टॉपिक गदर पार्टी। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? 1913 में होती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन सीधा जो बनता है वो ध्यान रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कहाँ पर हुई थी। तो चीज जो आपकी स्थापना जो की थी, जो चीज आपको नोट डाउन करनी है वो है उनकी संस्थापक। तो आपके लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका में इसकी स्थापना 1907 में की जाती है। ठीक है, तो आपके अमेरिका में भारतीय द्वारिका दास ने 1907 में आपकी कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। यानी कि जो आपके
भारत से बाहर में जो संस्था स्थापित की थी, विदेशों में की गई थी, तो उसमें से द्वारिका दास द्वारा तो कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना होती है। 1913 में सोम सिंह ने आपके हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। उसी के साथ गदर आंदोलन के नाम पर ही, यानी कि गदर आंदोलन के नाम पर ही हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया था यही से। और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि इसके संस्थापक के रूप में लाला हरदयाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। इससे यूपीएससी ने यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये पूछा था आपका, ठीक है, कि अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो आपका राजा महेंद्र प्रताप ने की थी, जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र में। वो भी कब? दिसंबर 1915 में। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको बनेगा, वो बनेगा यहाँ से लाला हरदयाल, और ये जो आज तक ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आपका प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, सबको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है आपका 1914 से लेके 1918 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और इस विश्व युद्ध में दो गुट जो थे वो बट गए थे। ठीक है, और इसी विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने बहुत ही आपकी रणनीति के साथ में इसमें युद्ध में भाग लिया था। या यहाँ के जितने भी कांग्रेस के नेता थे, जितने भी भारतीय समाज के जो महान अनुभवी लोग थे, उन्होंने अगर इसका सपोर्ट किया था, यहाँ तक कि गांधी जी ने अगर इसका सपोर्ट किया था, तो उसका एक ही रीजन था, वो रीजन था कि इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेजों द्वारा हमें स्वराज दे दिया जाएगा या हमें लोकतंत्र कर दिया जाएगा, लोकतंत्र दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के इस युद्ध के बाद में अपनी रणनीतियों में कोई बदलाव नहीं होते हैं, तो उसी के बाद में भारतीय लोगों को या आपकी कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझ में आ गई थी कि ये बिना हथियार उठाए, बिना आंदोलन किए उनको नहीं भगाया जा सकता। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की डेट ध्यान रखना है, 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है यूरोप के महाद्वीप में ये युद्ध छिड़ा था, और कब हुआ था? 4 अगस्त 1914 को। ठीक है, और इस युद्ध में आपका दो गुट थे। तो सबसे पहले आपका एक गुट जो था वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली। ठीक है, एंड टर्की, ये 4 कंट्री जो थी एक तरफ थी। अब दूसरा जो गुट था यहाँ पे वो था आपका फ्रांस, रूस एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड की तरफ से यहाँ पे भारत ऐड था, यानी कि भारत का ही शासन, इंग्लैंड का ही शासन चल रहा था भारत में। तो जितनी सेना यानी कि भारतीय सैनिक थे, उनको यहाँ पे युद्ध में लड़ने के लिए, दोनों ही आपके गुट के बीच में लड़ने के लिए ये युद्ध होता है। तो पहला जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, टर्की एंड फ्रांस, रूस, इंग्लैंड है आपका भारत शामिल। ठीक है, तो ये 3 जो है वो इनके खिलाफ में लड़ती है। ठीक है, भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेशवाद होने के नाते प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा था, तो ऑब्वियसली हिस्सा था क्योंकि उसी का शासन चल रहा था। भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस हुए, मुस्लिम लीग हुई, या मॉडरेट नेशनलिस्ट यानी कि बड़े बड़े जो रजवाड़े थे, ठीक है, उसी के साथ तिलक और गांधी ने भी इसमें समर्थक किया था। ठीक है, और समर्थक करने का मतलब था कि अंग्रेजों का उनको एक हमदर्दी दी गई थी कि आप हमारे जो विश्व युद्ध हो रहा है इसमें भारतीय सेना को भेजा जाए युद्ध लड़ने के लिए, और उसके बाद में आपकी जो भी मांगे है उस पर बातचीत की जाएगी और मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उदारपंथियों ने भी इसका समर्थन किया था, यानी कि ऑलमोस्ट इसके सब कुछ आपके फेवर में ही थे कि हाँ ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के में भारतीय सेना को भेज सकते हैं। और इसका रीजन क्या था कि उन्हें स्वराज या स्वशासन की मांग को पूरा करवाना था, उसी उद्देश्य से भेजा गया था। अब लखनऊ समझौता होता है आपका उसके बाद में 1916 के बाद, और आपके प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका 14 से 18 तक चलता है, और उसके बाद में आपका लखनऊ जो अधिवेशन होता है 1916 में। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है,
तो इसलिए ये यूपीपीसीएस में आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर पैट होने वाला है ना, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपकी जो लखनऊ समझौता 1916 में होता है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, 1916 के इस अधिवेशन में दो घटनाएं होती है महत्वपूर्ण। उसमें से सबसे पहली थी कि जो उग्रवादी थे उनको 9 वर्ष पहले कांग्रेस से निकाल दिया गया था, उसको वापस ला दिया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जब माल्य मिंटो सुधार के बाद में, ठीक है, यहाँ पे जब हमने सूरत का अधिवेशन देखा था, तो सूरत के अधिवेशन के बाद में 7 वर्ष तक यहाँ पे क्या कर दिया था? आपके कांग्रेस की जो उग्रवादी जो आपकी पार्टी थी उसको यहाँ पे निकाल दिया गया था। ठीक है, और 7 वर्ष के बाद में जब आपके लखनऊ का अधिवेशन होता है, तो उस लखनऊ के अधिवेशन में उग्रवादियों को वापस शामिल कर लिया जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में फिर एक बार समझौता हो जाता है कि 1909 के माल्य मिंटो सुधार में वास्तव में फूट पड़ गई थी। ठीक है, 1913 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार जिन्ना ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो पहली बार जिन्ना साहब ने हिस्सा कब लिया था? तो वो लिया था आपके 1913 में। और उसी वर्ष एक कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे जिन्ना भी क्या थे? उपस्थित थे। और जिन्ना साहब की ही देन है जो आज पाकिस्तान है आपका। ठीक है, जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से 1915 में बंबई में कांग्रेस और लीग का अधिवेशन साथ साथ हुआ था लखनऊ पैक्ट के द्वारा। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जो कांग्रेस की क्या थी? महान भूल बताई जाती है। लेकिन लखनऊ का जो समझौता हुआ था, उसी समझौते में जब 1909 के एक्ट में एक अलग से निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी मुसलमानों के लिए, इसको कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी, यानी कि कांग्रेस के समर्थक में नहीं थी। लेकिन जिन्ना साहब की जीत की वजह से, यह मुसलमान जो भी नेतृत्व करता था, उनकी जीत की वजह से उनको औपचारिक रूप से मान लिया जाता है। यानी कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया था कि इस प्रावधान के तहत इनको इतनी सीटें दी जाएगी, इनको वहाँ आरक्षण दिया जाएगा या उनका क्षेत्र में उनका अधिकार होगा। ठीक है, जैसे पंजाब को लेके, बंगाल को लेके, आसाम को लेके इन्होंने अपने हक जताए थे कि क्षेत्र सिर्फ मुसलमानों के हैं, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान आबादी ज़्यादा थी। लेकिन इसी पे औपचारिक रूप से समझौता हुआ था, लेकिन उन्होंने इस समझौते के बाद में जो कांग्रेस ने औपचारिक रूप से माना था, ये सबसे बड़ी उनकी भूल थी जो पाकिस्तान डिवाइड हुआ था। ठीक है, कांग्रेस और लीग की निकटता और संयुक्त आंदोलन में धीरे धीरे स्थगित होने लगी। अब आपका जो होम रूल आंदोलन है, ठीक है, तो होम रूल आंदोलन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनी बेसेंट है। आपको पता होगा कि ये पहली क्या थी? आपकी पहली कांग्रेस की अध्यक्ष थी, पहली कांग्रेस की अध्यक्ष। लेकिन महिला अध्यक्ष। ठीक है, पहली कांग्रेस अध्यक्ष। और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन जो है आपके 1916 में हुआ था। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने ही आपकी शुरुआत की थी। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा ही शुरुआत की गई थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी आपकी एनी बेसेंट। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट जो थी वो आपकी भारतीय मूल की ना होकर कहाँ की थी? आइलैंड की थी। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन आपके 1916 में होता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को आपके बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। कहाँ पे? बेलगांव, जो कि आपकी पूना महाराष्ट्र में है, वहाँ पे इसकी स्थापना होती है। 5 महीने बाद में, यानी कि फिर आपके अप्रैल के बाद में सितंबर में एनी बेसेंट ने भी इसकी होम रूल की स्थापना कर ली थी। ठीक है, तो दोनों में ही 5 महीने का अंतर था, सितंबर में, और इन्होंने अप्रैल में, इन्होंने सितंबर में इसकी स्थापना की थी। इस आंदोलन की योजना एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। ठीक है,
इस आंदोलन की स्थापना जो योजना है, प्लानिंग किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और इस आंदोलन में आपके सुशासन आंदोलन की व्याख्या करते हुए 2 जनवरी 1914 को आपका कॉमनवेल्थ समाचार पत्र जो एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया था, या एनी बेसेंट का था, ठीक है। उन्होंने उसमें जिस बात का जिक्र किया था वो था धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य को अपना कार्यक्रम या अपना उद्देश्य बनाकर इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और अपना पेपर यानी कि उनका समाचार जो पत्रिका आती थी वो थी कॉमनवेल्थ। तिलक और एनी बेसेंट अपने अपने आंदोलन चलाने के लिए इन्होंने अपने क्षेत्र को डिवाइड कर लिया था। तो आपके तिलक जो कुछ आपकी कर्नाटक हुआ या बम्बई प्रांत तक सीमित रहे थे, तो वही एनी बेसेंट ने पूरे भारत में इस आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। तो तिलक कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ के, ठीक है, मध्य प्रांत तक ही उनका क्षेत्र सीमित रहा था। तो वही आपकी शेष भारत में एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र खुल गए थे। और एनी बेसेंट को जब आपके जेल में डाल दिया जाता है, तो जेल में डालने के बाद में विभिन्न स्थानों से उनके लोगों ने उनके काम से प्रभावित होकर उनके जैसे ही आंदोलन छेड़ने स्टार्ट कर दिए थे। तो मद्रास में लीग की सर्वाधिक शाखाएं है एनी बेसेंट द्वारा। एनी बेसेंट ने पूरे भारत में शाखाएं खोली थी, तो सबसे अधिक सर्वाधिक शाखाएं जो थी वो मद्रास में थी, ठीक है। लेकिन बम्बई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और गुजरात में ये सबसे कम सफल रहा था, ठीक है। यानी कि ये जो स्थान थे वहां पे होम रूल आंदोलन इतना प्रभावित नहीं हुआ था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट द्वारा निकाली गई पत्रिका थी, और ये पत्रिका होम रूल आंदोलन का प्रचार करने के लिए निकाली जाती थी, यानी कि एक तरीके से उनका प्रमोशन करना था, ठीक है। इस आंदोलन के माध्यम से लोगों को जगाया जा सके जो अंग्रेज उनके खिलाफ में शोषण कर रहे थे, ठीक है। तो आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा, इसमें से यही मेन ध्यान रखना है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एक किसकी पत्रिका थी? एनी बेसेंट की ये पत्रिका थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मराठा और केसरी नामक जो 2 पत्रिकाएं निकाली जाती थी, ये भी होम रूल के अगेंस्ट में निकाली गई थी, तो ये भी आपकी तिलक ने निकाली थी, ठीक है। तो आपकी मराठा एंड केसरी एक किसकी थी? तिलक की पत्रिका थी। जॉर्ज आपके अरुणडेल को एनी बेसेंट ने लीग का सचिव बनाया, ठीक है। यानी कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस लीग का सचिव किसको बनाया था? तो एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुणडेल को बनाया था। और 1917 में लीग को अखिल भारतीय स्वरूप एनी बेसेंट ने ही प्रदान किया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था कौन सी थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल आंदोलन में इन्होंने क्या किया था? भाग नहीं दिया था। यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ठीक है। और इस सोसाइटी के जो सदस्य जुड़े थे उन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इस कारण एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुणडेल एंड वीपी वाडिया को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। इसी दौरान सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो क्या कर दी थी? गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटा दी थी जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनने वाली सदस्य थी, ठीक है। अगर पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो सरोजनी नायडू थी आपकी, ठीक है। तो वह कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनने वाली महिला थी। लेकिन इसी जगह आपको क्या पूछा जाए? पहली भारतीय महिला, ठीक है। पहली अगर भारतीय महिला पूछी जाए तो वो कौन थी आपकी? सरोजनी, ठीक है। सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी आपकी नायडू, ठीक है। ये आपकी कौन थी? पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपका एक्ट आता है 1919 में। 1909 का एक्ट देगा। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है वो है आपका कि अलग निर्वाचन या प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई थी मुसलमानों के लिए। 1909 के एक्ट में आपके भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू, ठीक है।
ये सचिव थे आपके, और ये थे आपके वाइसराय चेम्सफोर्ड। ठीक है, एक क्या थे आपके वाइसराय, और इन्हीं दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, मांटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 1919 में होता है। भारतीय उदारवादियों ने मांटेंगी चेम्सफोर्ड को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, यानी कि इसकी संज्ञा दी थी। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्ट को भारतीय लोगों ने, या किस एक्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो है 1919 का एक्ट। और इसको क्यों मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्यों इसके बारे में इंपॉर्टेंस बताई जाती है, या क्या इसमें आपके रीजंस थे, वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो 1919 के सुधारों में तिलक ने असंतोष पर निराशाजनक और एक बिना सूरज का इसको सवेरा बताया था। ये आपके तिलक का कोट्स था कि 1919 का एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो असंतोष है, निराशाजनक है, या फिर इसको बिना सूरज का सवेरा बताया गया था, यानी कि इन्होंने भारतीय के लिए कोई काम नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद में 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, ये जो अधिवेशन में आपको जो ये एक्ट लाया था वो निराशाजनक रहा। 1919 के सुधारों को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो जाते हैं, और यहीं पे द्वितीय आपका विभाजन हो जाता है। तो सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस के मतभेद पहला विभाजन होता है, और फिर 1919 के एक्ट में कांग्रेस का दूसरा मतभेद हो जाता है। 1919 के अधिवेशन के प्रावधान जो है ये 1921 में लागू होते हैं, यानी कि 1919 में जितने भी एक्ट बनाए गए थे, ये जब आपके रेगुलर फॉलो होते हैं या कानून के रूप में बन जाते हैं, वो 1921 से लागू होते हैं। ठीक है, तो यही से आपके प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू कर दिया जाता है 1919 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, इस अधिनियम के प्रावधान के बाद में आपके भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, और वो की जाती है आपके 1926 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी लोक सेवा आयोग की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से कर दी जाती है, 1919 के एक्ट के माध्यम से, और किस डेट से, तो आपके 1926 में ये लागू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद में आपका गांधी जी का यहाँ पे भारत में हो जाता है आगमन। ठीक है, तो हमने जैसे पहले आपके कांग्रेस जो आपके भारत में सामाजिक आंदोलन हुए थे, तो वहां से हमने शुरुआत की थी। तो हमने देखे थे इसके विभिन्न कारण थे इस कांग्रेस की स्थापना होने के, आपके भारतीय समाज सुधारक आंदोलन के, उसमें आपके आर्थिक हुआ, राजनीतिक हुआ, शिक्षा को लेके हुआ, प्रेस को लेके हुआ। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको पहले की क्लास में यानी कल की क्लासेस में जिक्र किया गया था, और उसी के टाइम हमने बताया था कि इसी के बाद में आपके उदारवादी, उग्रवादी या गांधी युग 3 चरणों में बट गया था। अब उदारवादी, उग्रवादी ये दो रीजन्स, या इसको नरमपंथी या गर्मपंथी भी कहा जाता है। ठीक है, उग्रवादी जो थे उसको गर्मपंथी, और उदारवादी जो थे उसको नरमपंथी। तो आपको उग्रवादी का मतलब समझना है कि जो क्रोध से भरा हो, जो हमेशा डिसीजन अचानक लेता हो, उसको क्रोध या गर्म या उग्रवादी कहा जाता है। नरमवादी जो हमेशा शांत या समझ के बाद में अपने डिसीजन को लेता है। इसलिए दो, उग्रवादी, उदारवादी, और नरम और आपके गर्म। ठीक है, उसके बाद में जब गांधी युग आया था, यानी कि गांधी जी का भारत में आगमन होता है। ठीक है, गांधी जी के भारत के आगमन के बाद में ही आपकी यहाँ की परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। और आप मान के चलिए कि जब ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, और आपको स्वतंत्रता जो है वो कब मिल जाती है, 1947 में यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा आपके बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। गांधी जी कई बार जेल गए, कई बार बीमार हो जाते थे तो उनको जल्दी ही अंग्रेज मतलब जेल से पहले ही भेज देते थे, उनकी सजा काटने से पहले ही। इसके बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि पूरा भारत देश गांधी जी के समर्थक में था। ठीक है, कुछ लोग थे जो उनकी पॉलिसी को लेके अगेंस्ट में थे, गांधी जी के साथ या गांधी जी के खिलाफ में अगेंस्ट में नहीं थे। ठीक है, तो गांधी जी के आगमन के बारे में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गांधी जी का भारत में आगमन कब होता है। तो वो होता है आपका
9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे आपके गांधी जी। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के विचार या उनकी थिंकिंग से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो राजनीतिक के आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महायुद्ध के समय आपके गांधी जी भारत आए थे। महायुद्ध कौन सा महायुद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, आपको अभी आगे बताया था जो प्रथम आपका विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो उसी समय आगमन हो जाता है 1915 में भारत में गांधी जी का। ठीक है, तो इस महायुद्ध के समय जब ये भारत आए थे तो लोगों को सरकार की मदद करने के लिए कहा था। ठीक है, यानी गांधी जी ने कहा था कि आपकी सरकार यानी कि जो ब्रिटिश की सरकार थी उनकी मदद की जाए। भारतीय सेना से बात की गई कि हाँ, यहाँ के लोग जितने भी सैनिक भर्ती थे वो जाने के लिए यहाँ पे संतुष्ट नहीं थे, तो उनको बातचीत के माध्यम से युद्ध में भेजा जाता है। ठीक है, जिसके कारण अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को एक उपाधि दी जाती है, केसरे हिंद। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये किस समय दी गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी, जब अंग्रेजों गांधी जी ने लोगों से बातचीत के माध्यम से युद्ध में तैयार हुए सैनिकों को जब भेजा गया था, उसी से खुश होकर ये उपाधि दी गई थी। 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती जो नदी है उसके किनारे गांधी जी ने सत्याग्रह का आश्रम की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, यानी कि गांधी जी ने सत्याग्रह की जो स्थापना या उनके आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद नगर में 1915 में की गई थी। ठीक है, 1909 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी गांधी जी ने, कौन सी? हिंद स्वराज, जिसमें लिखा था स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की गई थी। यानी कि हिंद स्वराज की व्याख्या गांधी जी की पुस्तक में लिखी गई थी, जिसमें लिखा गया था स्वशासन। ठीक है, स्वशासन के बारे में विस्तृत यहाँ पे जानकारियां दी गई थी। आरंभ में गांधी जी ने 3 वर्ष तक यहाँ पे क्या किया? 3 संघर्ष किए थे। जब स्टार्टिंग में गांधी जी आए थे 1915 में, तो आते ही उनके सामने 3 जो सिचुएशन खड़ी थी या 3 संघर्ष उनको सबसे पहले दिखे थे या जिनको आमंत्रित किया गया था। विशेष गांधी जी के पहले ही दक्षिण अफ्रीका में इतने सारे आंदोलन चलाए थे, वहाँ के जो भारतीय लोग वहाँ पे खाड़ी में जो काम कर रहे थे उनके साथ में कैसे वहाँ के लोग शोषण करते थे। ठीक है, रंग भेद के आधार पे कैसे शोषण करते थे। तो उस आधार पे जब गांधी जी के विचारों से पहले ही भारत के लोग प्रभावित थे कि गांधी जी ने वहां पे बहुत ही लोगों के हित में काम किया है। ठीक है, तो आपके जब स्टार्टिंग में गांधी जी भारत लौट गए थे तो यहाँ पे जो अंग्रेजों के द्वारा किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में जो शोषण किए जाते थे, उन शोषण को लेके वहाँ के विशेष नेता ने इनको आमंत्रित किया। और उसके बाद में जो 3 संघर्ष देखे गए थे वो थे, पहला चंपारण, आपको पता होगा चंपारण 1917 में सत्याग्रह हुआ था। चंपारण आपके बिहार का क्षेत्र है। नील की खेती को लेके ये हुआ था, यानी कि नील की खेती वहाँ पे जब उनकी नील की खेती बंद कर दी गई थी, क्योंकि उनकी जो रंग की भरपाई थी वो यूरोप में पहले ही हो गई थी, यानी कि वहाँ पे अलग से प्रोडक्ट आ गए थे। लेकिन फिर भी अंग्रेजों के द्वारा ये पॉलिसी लाई गई कि आपको मतलब 3/20 भाग यानी कि 3 कटिया पद्धति लाई गई थी कि इतने भाग पे आपको खेती करना ही करना है। ठीक है, यानी कि दूसरी खेती को आप शुरुआत करें। तो 3 कटिया पद्धति जो थी वो चंपारण आंदोलन से जुड़ी गई थी। राजकुमार शुक्ल जो थे गांधी जी को आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करने के बाद में गांधी जी वहाँ पे चंपारण जाते हैं और इस आंदोलन को समाप्त करवा दिया जाता है, आपके चंपारण आंदोलन। ठीक है, उसी के साथ में आपका जो खेड़ा आंदोलन हुआ था। ठीक है, और एक खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये आपके गुजरात का है
ठीक है। और इस खेड़ा सत्याग्रह का रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि वहाँ पे आपकी फसल खराब हो गई थी, ठीक है। ज़्यादा बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी, और फसल खराब होने के बाद भी आपके या अंग्रेजों द्वारा टैक्स वसूला जा रहा था उनके मालिकों द्वारा। तो उसी से परेशान होकर गांधी जी ने इस खेड़ा सत्याग्रह को भी समाप्त करवाया। अहमदाबाद आपका मिल मजदूर होता है, ठीक है। तो ये आपके तीन जो स्टार्टिंग के उनको सत्याग्रह दिखे थे, 1918 का खेड़ा और अहमदाबाद, दोनों ही आपके आंदोलन होते हैं, ठीक है। अब जो आपका अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था, ये आपका 1918 में हुआ था। ये मिल मालिक और उसके मजदूरों के बीच में हुआ था। रीजन था जो प्लेग बीमारी फैली थी, तो उसके बोनस को लेकर ये विवाद छिड़ा था, ठीक है। मिल मालिकों ने 20% बोनस देना ही स्वीकार किया था, ठीक है। लेकिन लोगों ने 50% बोनस की मांग रखी थी, ठीक है। ध्यान रखना कि जनता के द्वारा 50% की मांग रखी गई थी, जबकि मिल मालिक 20% देने को रेडी थे। लेकिन जब गांधी जी इस कमेटी के लिए विशेष आपके भाग लिए थे या इस आंदोलन के साथ में बैठ गए थे, तो गांधी जी ने बोला कि 50% ना करते हुए आप 35% की डिमांड रखें, क्योंकि 50% ज़्यादा हो जाएंगे, वो लोग मानेंगे नहीं। तो 35% की डिमांड रखी, और इसी डिमांड पर अड़े रहे गांधी जी। और अंतिम में परिणाम ये होता है कि मिल मालिकों को ये इनका सुझाव मानना पड़ा, और 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया गया। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर गए, और 15 मार्च को गांधी जी ने खुद हड़ताल पर बैठकर भूख हड़ताल की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल पर कब बैठे थे, तो वो था आपका अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, ठीक है। ये पहला भूख हड़ताल से किया गया सत्याग्रह था, ठीक है। और अंतिम परिणाम में क्या था? 35% बोनस को स्वीकार कर लिया गया, और यही से आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है वो क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और इस पे आपकी बोनस देना कब स्वीकार किया गया था? तो वो आपका कितना, 35% देना जो था वो स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अहमदाबाद मिल सत्याग्रह तक हम टॉपिक को यहीं पे आज एंड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक की शुरुआत होगी, वो होगा आपका रॉलेट एक्ट के बारे में। बहुत ही एक शानदार टॉपिक है ये, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, क्यों इसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, सारी विशेष चर्चा की जाएगी। लेकिन आज की क्लासेस में हम यही तक क्लासेस को आपके एंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, इस टॉपिक को थोड़ा रीड करके आइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विक्ट्री मेंटरशिप को, तो सबसे पहले क्लिक कीजिए सब्सक्राइब पे, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टूडेंट आप सभी अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट के पास में चैनल जा सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।